बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ को किया था और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म उसको पढ़ा था। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा था, उसकी डेफिनेशन फार्मूला। और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात करेंगे। इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे, इसका फार्मूला हम देखने की कोशिश करेंगे क्या बनता है। उसके बाद हम इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको देखेंगे। तो आप एंड तक देखिएगा, आपके जो डाउट्स होंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, माइकल फैराडे ने एक थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह भी शो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक चार्ज है, फ़र्ज़ करते हैं ये आपके पास एक चार्ज है, तो इससे लाइंस निकल रही हैं ऐसे। ठीक है जी। ये जो लाइंस निकल रही हैं, इसी को माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह शो करवा दिया, इसमें रिप्रेजेंट कर दिया उसने। तो इस तरह हम शो करवा सकते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड होती हैं, यानी कि बाहर को निकलती हैं। और अगर आप इसके अंदर क्यू टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो इसके लिए जो फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड होती हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होंगी। अगर आप यहाँ पर कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ लेके आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है सिंपल। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी मतलब ख्याली लाइंस हैं, हकीकत में ये नहीं होती हैं लेकिन इनको हम इमेजिन करते हैं। लाइंस ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो आपका ये टेस्ट चार्ज है इस लाइन के ऊपर जो है ना वो मूव करेगा। ठीक है, चाहे आउटवर्ड करे चाहे इनवर्ड करे। तो ये आपने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो अगर हम इन दोनों को करीब लेके आएँ तो ये जो लाइंस हैं ये आपस में मर्ज कर जाएंगी, यानी कि ये ऐसी हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। ऐसे बहुत सी लाइंस निकलेंगी ऐसे, जो पॉजिटिव से निकलेंगी और इसमें आके ख़त्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, इसके अंदर चली जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों ही चार्ज नेगेटिव हों तो तब क्या होगा। अगर हम दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं तो ऐसे कुछ लाइंस जो है ना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, इसकी इसी तरह इसकी भी होंगी, जो कि ऐसे आउटवर्ड होंगी, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे होंगी। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो यहाँ पर एक स्पेस बच जाएगी। ठीक है जी, इस स्पेस को ज़ीरो फील्ड कहते हैं। यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होता है। ठीक है जी, ज़ीरो पॉइंट इसको भी कहते हैं। तो ये आपने समझ लेना है कि ये क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको समझ आ गई, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो है फिजिकल, इसका मीनिंग क्या है उसके ऊपर देखते हैं क्या है। देखें, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अभी हमने फील्ड लाइंस की बात इसीलिए की है कि इस टॉपिक में उसका एक हमें यूज़ होना है, हम उनको इस्तेमाल करते हुए चलना है आगे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through certain area element is called electric flux through that area। यानी कि आपके पास एक एरिया है, पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं।
ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि आउटवर्ड हैं। तो हम यहाँ पर एक एरिया रखते हैं, ये हमारा एक एरिया है। ठीक है जी, अब इस एरिया के अंदर से आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 ये लाइंस गुजर रही हैं इसके अंदर से। तो एक सर्टेन एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना ये आपका फ्लक्स है उस पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट के ऊपर इसको भी याद रखना है आपने। अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारी ये अगर लाइंस ऐसे आगे बढ़ती हैं तो हम यहाँ पर एक एरिया रखते हैं, ऐसे ऐसे आगे आगे जाके ये वीक होती जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं इसका एरिया, सेम एरिया यहाँ पर रखते हैं, देखिए क्या होता है कि आपकी जो लाइंस हैं वो पहले से कम हो गई हैं, यानी कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो फार अवे जाके कम होना शुरू हो गई है। पहले 4 लाइंस थी, अब 3 हो गई हैं। तो इसी तरह आगे और जाएंगे तो और कम हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस डेफिनेशन को समझा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अब हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव इसकी डेफिनेशन वही है, क्वांटिटेटिव quantitative definition of electric flux। ये क्या है? ये है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को हम ए से करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या होगा? वो होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई। अब जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम डॉट से इजहार करते हैं तो आ जाता है ए। ठीक है जी, अब आपने देखा है कि यहाँ पर मैंने फाई लिखा है, तो याद रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो फाई, आप इस इजहार इसको करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम फाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ई है वो क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ये क्या है? हमारे पास जो वेक्टर एरिया है। अब वेक्टर एरिया क्या होता है? एरिया तो और भी बहुत से होते हैं लेकिन वेक्टर एरिया है क्यों हमने कहा? देखिए वेक्टर एरिया इसलिए बात की कि जो वेक्टर एरिया ना इसका जो मैग्नीट्यूड है इस सरफेस के एरिया के बराबर होता है, इन उस सरफेस के एरिया के बराबर होता है। उसकी डायरेक्शन, इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है एन उसकी तरफ को होता है, यानी इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होती है और इसका जो मैग्नीट्यूड है इस सरफेस के एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इसलिए इसको हम इसको वेक्टर एरिया बोलते हैं। अब इसको अगर हम ओपन करें फार्मूले को तो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। सही है, आपको पता है कि जब हम डॉट को ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। अब आगे आप देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई ए और थीटा। अब ये क्या है? ई जो है वह है आपका नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि इसका जो डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिपेंडेंस है वो किस किस के ऊपर है? तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरियाज। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि जो सरफेस का एरिया अगर कम ज़्यादा होगा तो उससे भी इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपने किस तरह उसको रखा हुआ है, उसका एंगल क्या बन रहा है, ओरिएंटेशन। इसको हम आगे चल के हम इसके केसेस करेंगे, उसमें आपको समझ आएगा अच्छे से। ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। चलें, ये आपने फ्लक्स को समझ लिया, इसकी डेफिनेशन को समझ लिया। अब आते हैं कि हम स्पेशल केसेस के ऊपर। अब केसेस कुछ इसके 3 तरह के हैं। बहुत आसान है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह।
ले जी, हम इसके स्पेशल केसेस के ऊपर आ चुके हैं। तो इसका पहला केस है, केस 1, वो है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। तो केस 1 के लिए हम ये वाली डायग्राम देख रहे हैं, पहले वाली। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये हैं जो मैंने ग्रीन कलर से शो की हैं, और ये आपका आपका एरिया है जो आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है। एरिया आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी पर जी, आपका एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन आपका जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया ये पैरेलल है किसके साथ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब ये पैरेलल हैं तो एंगल कितना बनेगा, थीटा हमारे पास जो होगा वो होगा 0 डिग्री। तो जो आपने फार्मूला पीछे देखा है फ्लक्स का, वो है ई ए कॉस थीटा। अब थीटा की जगह 0 पुट करें तो आ जाएगा ई ए कॉस 0 1 होता है। तो क्या आ गया, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, यहाँ का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसी तरह सेकंड जो इसका केस है, केस 2। केस 2 में क्या है कि मिनिमम फ्लक्स। अब आपका जो एरिया है वो आपने पैरेलल रखा हुआ है, लेकिन जो आपका वेक्टर एरिया है जो कि आउटवर्ड नॉर्मल है, वो क्या बना रहा है एंगल, वो 90 का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ। तो आपके पास थीटा जो है वो है 90। तो अब आप इसमें पुट करें cos 90, तो cos 90 आपको पता है 0 है, तो ये सारा कुछ हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लाइनें इसके अंदर से नहीं गुजरेंगी, लाइन जब इसके अंदर से गुजरेंगी तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है उसमें ये है पासिंग थ्रू द एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ इसके अंदर से लाइन गुजर रही हैं, ये जो आपका एरिया है वो परपेंडिकुलर रखा है, यहाँ पर पैरेलल रखा है। अब तीसरा जो केस इसका एक स्पेशल केस है, इसमें क्या है कि आपने जो एरिया है उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, थोड़े एंगल पे रखा हुआ है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही, ठीक है जी। आपका ये जो है एरिया थोड़ा सा एंगल से है, एंगल पे रखा हुआ है आपने, जो कि इधर एंगल थीटा बना रहा है। और आप ये देखें कि जो आपका वेक्टर एरिया है वो तो आउटवर्ड नॉर्मल ही रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो वो उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, जो कि एंगल इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ थीटा बना रहा है। अब देखें, जब आप इसका प्रोजेक्शन देखते हैं ना, ए का, वो ई के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसके कंपोनेंट्स भी बनाएं तो आपको समझ आएगी कि ये जो है वो है ए कॉस थीटा, ठीक है जी। जब भी कोई वेक्टर दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहा हो, जब भी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहा हो, तो क्या होता है, दूसरे का मैग्नीट्यूड आ जाता है और पहले वाले का कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है जी। केस 3, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ठीक है जी। अब चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो स्केलर था, तो इसलिए हमारा जो इसका रिजल्ट आता है वो भी स्केलर होता है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो आप इसके फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है जी। इसको याद रखना है, ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछे जाते हैं, ठीक है जी। आज हमने जो किया एक बार उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा, वो क्या होती हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखी, उसका फार्मूला देखा, और उसके बाद उसके स्पेशल केसेस की तरफ हम गए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।